जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एनआईए के साबिक अफसर समीर वानखड़े जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से टेररिस्ट तहवर हुसैन राना को हवालगी हुई है, उसकी हिंदुस्तान लाया गया है और एक कामयाब हवालगी है और हिंदुस्तान का जो है एक मान रखा है अमेरिका ने, और जिस तरीके से हवालगी हुई है उससे ये बात वाजे हो गई है कि हिंदुस्तान जो है टेररिज्म के मामले में दूसरे ममालिक को यह बता रहा है कि हमेशा हिंदुस्तान टेररिज्म के खिलाफ रहा है। तो तहवर हुसैन राना की जो हवालगी हुई है, क्या प्रक्रिया होती है और किस तरीके से जो है एक्यूज को लाया जाता है? देखिए, सबसे पहला तो ये जो तहव्वुर राना को लाया गया है, ये इट इज़ अ वेरी बिग सक्सेस ऑफ आर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एनआईए की बहुत बड़ी उपलब्धि है बेसिकली, एंड होम मिनिस्ट्री की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस प्रकार से कोई यूएन के 1267 कन्वेंशन में जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन होता है, और सेकेंडली जो 26/11 के जो टेररिस्ट परपेट्रेटर्स थे, तो उसमें से एक मेन मास्टरमाइंड को लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये मैं होम मिनिस्ट्री और एनआईए को रियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। इट्स नॉट एन इजी टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क। यानी क्या प्रक्रिया क्या होती है, कैसे मरहलेवार तरीके से पहले क्या भेजा जाता है, किस तरह से डोजियर बनाया जाता है, किस तरीके से जो है डील की जाती है हवालगी के लिए? देखिए, कोई अगर विदेश से अगर किसको आप एक्सट्रेडिशन करके लेके आते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसे कहते हैं एमलैट, जो कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। तो ये कोर्ट के बेसिकली जरिए होता है। दूसरा एक होता है जिसे कहते हैं एलआर, जिसे कहते हैं लेटर ऑफ रोगेटरी। तो ये भी यहाँ पर भी यूज होता है जहाँ पर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं होती है। तो ये सब बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं एक आरोपी को बाहर से लेके आने के लिए। यहाँ पर एक्सट्रेडिशन के बाद काफी लंबी प्रक्रिया होती है, कोर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व होता है। उसके बाद में भी बहुत सारे, जैसे कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति पे रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ, तो उसमें सीबीआई इन्वॉल्व होती है, इंटरपोल इन्वॉल्व होती है। इन्वेस्टिगेशन में जब आप करते हो तो जो एविडेंसेस होते हैं वो अगर काफी पुख्ता होते हैं, वो अगर इंडियन कोर्ट्स को या फिर फॉरेन कोर्ट्स को सेटिस्फाई आप कर लेते हैं, वहां पर जुडिशियल सिस्टम को अगर आप कन्विंस कर लेते हैं आपका एविडेंस, तभी एक्सट्रेडिशन होती है। तो इसका ये मतलब है, तहव्वुर राना का मतलब ये है, अगर इंडिया में लाया गया है तो एनआईए ने बहुत मेहनत करी होगी, एविडेंस काफी पुख्ता होंगे, वही बेसिस पे फॉरेन कंट्रीज में कन्विंस होने के बाद में इसको लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में भी बचने की कोशिश की थी उसने, कई मर्तबा जो है वो हवालगी को टालने की कोशिश की गई थी। तो इस बारे में भी आप बताएं जरा। बिल्कुल, वहां पर भी जो सुप्रीम कोर्ट्स होते हैं, वहां पर भी जो टॉप अपीलेट कोर्ट्स होते हैं, तो जब उनको ये दलीलें इन्होंने पेश की होगी तो उनको भी दलीलें सही नहीं लगी होगी। जो इंडिया ने, जो एनआईए ने एविडेंसेस प्रस्तुत किए होंगे, वो काफी इंक्रीमेटिंग होंगे। और दूसरी बात ये, अगर आप देखेंगे आजकल का माहौल जो है, इंटरनेशनल ग्लोबल माहौल भी देखेंगे, देयर इज जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। तो इस मामले में, और इतना सीरियस इशू में, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी दूसरा नेशन, जो यूएस जैसा नेशन जो खुद टेररिज्म के खिलाफ फाइट कर रहा है, वो इस चीज को टॉलरेट करेगा। जिस तरीके से आप भी एनआईए में थे, उस वक्त जो है आईएसआईएस उरूज पर थी, यानी अबू बकर अल बगदादी जो है वो जिंदा था और फाइट्स होती थी, और बाज़ाब्ता तौर पर सीरिया और इराक में जंग जैसे जगहों पर जाकर जो है आपने ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक ऐसे नौजवान जो राह रास्ते भटक चुका था, अरीब मजीद, उसे जो है हिंदुस्तान वापस आपने लाया। तो कैसे यानी ये कर पाया आपने? देखिए, मैं लाइव केस चालू है, ट्रायल मैं जो पेपर में पढ़ रहा हूँ, तो उस केस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा मैं। लेकिन जो वक्त आपने बताया है, उस दौरान जो इस्लामिक स्टेट, जिसे दाइश कहते हैं, हाँ, दौलत इस्लामिया, तो उस दौरान ये काफी एक्टिव हुआ करता था। तो उनकी भी एक्टिविटीज, यहाँ पर भी कुछ एजेंसीज जो मुझे याद है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करी थी। उन्हें भी फिर बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में भी उनको शामिल किया गया था उनकी लिस्ट में। तो उस दौरान काफी डिफिकल्ट टाइम था, लेकिन हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो इतने सक्षम है और अच्छा काम करने के बाद में आज देखेंगे कि कुछ स्लीपर मॉड्यूल्स ही प्रोबेबली होंगे उनके, लेकिन जो एक्टिविटी है
होम मिनिस्ट्री ने काफी हद तक कटिल करी है उससे। दाइश पर जो टारगेट किया है, जो काउंटर टेररिज्म एनआईए का है, जिस तरीके से उस वक्त जो है काउंटर टेररिज्म एनआईए ने बहुत जबरदस्त तरीके से मैकेनिज्म करके किया था, तो उस पर कुछ बातें बताएं, क्योंकि अब भी जो है वो टेररिज्म के ताल्लुक से जो एनआईए काम कर रही है, जैसे नेक्सल्स हो गया, डी कंपनीज हो गई, अंडरवर्ल्ड हो गया, और काउंटर फिक जो करेंसी है उस पर कार्रवाई कर रही है, तो उस वक्त भी किस तरीके से काम करते थे और अब भी किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, एनआईए बहुत ही एक एपेक्स एजेंसी है, वन ऑफ द बेस्ट एजेंसीज फॉर इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनली हो चुकी है अभी। एंड उसमें बेसिकली जो एक्ट होता है यूएपी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967, तो ये बेसिकली एक इम्प्लीमेंटेशन करने का काम है। उसके बाद में भी जो शेड्यूल ऑफेंसेस होते हैं यूएपीए में जो मेंशन्ड है, जैसा कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट हो जाए, फिर बाद में हाईजैकिंग के कुछ एक्ट हो जाए, बाकी के भी उसमें ड्रग रिलेटेड केसेस, इंटरनेशनल टेररिज्म रिलेटेड केसेस हैविंग रेमिफिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, तो ये सब केसेस इन्वेस्टिगेट करती है। तो 2009 में काफी नेसेंट एक नई एजेंसी होने के बावजूद भी इतनी एक्टिवली और इतने जल्दी इतनी ये लेवल पे पहुंचना रियली अप्रिशिएबल है उनका। और बाद में भी जो टेररिस्ट के जो केसेस होते हैं यूएपीए के, ये काफी स्ट्रिंजेंट और टेक्निकल एक्ट है, आप जानते होंगे, और उसमें सेक्शन 15 है टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी के। तो उसमें भी जो आप अगर कन्विक्शन भी देखेंगे, जो ट्रायल कोर्ट्स में जो कन्विक्शन होते हैं, तो वो भी कंपैरेटिवली, जितना मैं पढ़ता हूं अभी, वो भी कंपैरेटिवली अदर एजेंसी से यूएपी एनआईए की सबसे अच्छी कन्विक्शन रेट है। जिस तरीके से हम आप बात करेंगे, वो टेररिज्म का जो मामला है, जिस वक्त आपने ऑपरेशन किया था तो उस वक्त दाइश पर पाबंदी नहीं थी, आप वहां गए, यानी एनआईए, एटीएस और दूसरी जो सेंटर एजेंसीज है उसके अफसरान भी जो है दाइश के निशाने पर थे। तो ऐसे में आपको ये महसूस नहीं हुआ कि मेरी जान को खतरा है और जो है मैं इस तरह से मुल्क से बाहर जाकर किस तरीके से ऑपरेशन करूं? जावेद भाई, देखिए, ये जो खतरा हो या फिर जो कोई भी हो, ये तो राष्ट्र की सेवा में जो करता है तो ये सबसे ज्यादा भाग्यशाली होता है अगर राष्ट्र की सेवा में कुछ हो जाए आपको तो। लेकिन ये तो कोई सोचता नहीं, बहुत एजेंसीज है, सीआरपीएफ है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, अभी एनआईए है, बहुत सारी एजेंसी अच्छा काम करती है। तो मुझे लगता नहीं कि ऑफिसर्स ट्रेंड होते तो कोई इतना कोई सीरियसली ये थ्रेट वगैरह को लेता नहीं, अपना सिर्फ राष्ट्र की सेवा में काम करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखेंगे, जो यूएपीए में नकली नोट को भी ऐड कर दिया गया बाद में। पहले आप देखेंगे तो वो आईपीसी में जो 489 सेक्शन A to E उसे डील किया करता था। उसके बाद में जब ये पता चला कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भारी मात्राओं में आ रही है करेंसी जो इंडियन इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर रही है, तभी फिर अमेंडमेंट होने के बाद में 2013 जितना मुझे याद है, उसके बाद में यूएपीए एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद में फिर उसको टेररिस्ट की डेफिनेशन में लाया गया, सेक्शन 15 के अंदर लाया गया कि डीलिंग इन काउंटरफीट करेंसीज ऑफ हाई क्वालिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी टेररिस्ट ऑफेंस। तो ये रोल बदला गया है, एनआईए का काफी सीरियस रोल और भी दिया गया है, सो दैट टेररिस्ट को ही नहीं बाकी का इंडियन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को भी हैंडल करे। तो इसके लिए एनआईए का काफी इंपॉर्टेंट रोल है और मैंडेट भी बढ़ाया गया एनआईए का। एनआईए के काम में ये भी होता है कि जो रेडिकलाइज होते हैं जो नौजवान, आपने कई नौजवानों को डी रेडिकलाइज भी किया। उस दौरान जो है आपके बॉस थे सुहास वारके जी, उस दौरान जो है आप लोगों ने जो नौजवान जो रास्ते से भटक गए हैं उन्हें भी जो है रेडिकलाइज थे, डी रेडिकलाइज किया। तो क्या प्रक्रिया थी, किस तरीके से करते थे आप लोग और क्या पूरा मामला है? देखिए जावेद भाई, पहली बात है कि जो टेररिस्ट ऑफेंस में लिप्त पाए जाते हैं, जो यूएपीए जिसपे एक्शन होता है, तो कानूनी कार्रवाई तो चलती है। जी। उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, यानी अटेम्प्ट करने के बाद जो है वो कोई मसला नहीं है, यानी उसमें जो है केस दर्ज करना पड़ेगा। बिल्कुल, यू हैव टू फेस द लॉ इन दैट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जहां से युवकों को वर्गलाया जा रहा है या कोई भटकने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार का उस टाइम पे भी और अभी भी मुझे यही लगता है कि ज्यादा ध्यान होता है प्रिवेंशन में और रिहेबिलिटेशन में। बेसिकली जैसे सोशल मीडिया पर उस वक्त जो है वो दाइश के ज्यादातर कमांडर्स बैठकर जो है कमरे में बैठकर लोगों को वर्गलाया रहे थे। बिल्कुल, आपने सही कहा, और वो भी इंटरनेशनली कर रहे थे, कोई इंडोनेशिया में बैठ के, कोई सफिया अरमार और दूसरे जो बड़े बड़े कमांडर। तो इसमें ये जो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस वक्त के जो एनआईए के डीआईजी थे अभिन मोदक साहब जी, उस वक्त के जो मेरे एसपी थे सुहास वारके जी, इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उस दौरान।
काफी युवकों को, इनफैक्ट आई रिमेम्बर कल्याण जी। साइड के बहुत युवकों कल्याण, को, डोंबिवली, डोंबिवली, इनफैक्ट डोंगरी के भी भिवंडी, बहुत सारे जी। युवकों को डीरेडिकलाइज करने में उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और मैं एक और अधिकारी का नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने काम किया, अतुल चंद्र कुलकर्णी जी, साहब जी, भी जी। एटीएस में थे उस दौरान, तो उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया था। आई रिमेम्बर दैट उन्होंने भी उन्होंने तो दाइश के खिलाफ एक न सिर्फ एक प्रपोजल लाया था, बिल्कुल। और जो नौजवान थे उनको भटकने से बचाया। आई रिमेम्बर काफी एक्टिवली जी। कर रहे थे और काफी प्रशंसनीय काम कर रहे थे वो। जी। तो इन अधिकारियों का नाम अभी भी याद है। आई रिमेम्बर जी। दैट वेरी वेल। तो नौजवानों से आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि अब भी जो है सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को वर्गलाया जाता है, जिहाद के रास्ते पर लाने की कोशिश की जाती है, कभी फसाद के नाम पर, बिल्कुल, कभी हिंदू बिल्कुल। मुस्लिम करके। तो ऐसे में आप नौजवानों को क्या जावेद भाई देखिए, एनआई के दौरान भी, मेरे स्टडी के दौरान भी काफी अलग अलग रिलीजन्स का भी मैंने स्टडी किया था। तो जितनी भी थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे में, जी, जो जी। हम्बल नॉलेज है, जो थोड़ी बहुत, तो उसमें एटलीस्ट वो इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड होता है। जैसे आप कुरान शरीफ की जी, बात करें, बिल्कुल। या फिर आप हदीस की बात करें, जी। तो उसे बहुत जो नॉर्मल मुस्लिम्स होते हैं, जो नॉर्मल, तो वो सही रास्ते में इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उसे अलग प्रकार से इंटरप्रेट हाँ, करके बिल्कुल, युवकों को भटकाने की कोशिश यानी करते हैं। कुरान के मफहूम और तशरीह को जो है बिल्कुल, गलत अंदाज में पेश बिल्कुल, किया जाता है। बिल्कुल। और आप ये कहेंगे कि जिस तरीके से कुरान को समझना है, तो उल्मा की मदद लेकर या फिर बिल्कुल, मुफ्ती की मदद बिल्कुल। लेकर, या फिर ऐसे यानी जराए से ना पड़े जिससे जो है बिल्कुल। भटकने के चांसेस ज्यादा हो। तो इसमें कुछ ऐसे डेडिकेटेड नहीं कहूंगा मैं उन्हें, लेकिन जिनकी मंशा अच्छी नहीं होती, जी। राष्ट्र के खिलाफ में काम करने की, जो बाहर से बैठ के जी। कुछ मॉड्यूल्स लोग ऐसा चला रहे थे उस दौरान, जी। कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी बिल्कुल। के, इंटेलिजेंट बच्चे, काफी होनहार बच्चे जी। हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट है, जी। कोई साइंस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, तो जी। उनको आइडेंटिफाई करके, उनको टारगेट करके, उनको गलत इंटरप्रिटेशन बता के गलत जी। रास्ते में टेररिज्म की तरफ वर्गलाने की कोशिश किए थे। जी। कुछ हद तक लाए गए कुछ लोग वापस, कुछ लोगों का निधन हो गया वहां पर लड़ते लड़ते कुछ, जी, जी। लेकिन ये काफी एक्टिव थे उस दौरान। फॉरेन में कुछ एंटी इंडियन यहाँ से तो 4 गए थे, जैसे फहीम टंकी हो गया, अरीफ मजीद था, उसमें 4 लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी, और वो जंग के दौरान। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है नौजवानों को वर्गलाती है, तो क्या तरीका होता है और कैसे अलर्ट रहना चाहिए नौजवान? मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट होगी, दरख्वास्त होगी, कि जो आपके धर्म गुरु हैं, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, तो वो थोड़ा युवकों की तरह द रियल इंटरप्रिटेशन, ये जो कुरान की गलत तशरीह ना हो, जो तशरीर गलत ना हो, राइट इंटरप्रिटेशन हो। और खासकर जो जवान है, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, तो उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए उनका जो एनर्जी है वो राइट वे में चैनलाइज करे, स्पोर्ट्स में चैनलाइज करे, एजुकेशन में चैनलाइज करे। क्योंकि मैं उस दौरान देख रहा था कि उनकी एनर्जी फिर ये सब चीजों में जा रही थी, अलग चीजों में जा रही थी। तो उनको सही रास्ते पे गाइड करे। उसके बाद में ये भी उनको बताया जाए कि ये जो ब्लड शेड करना या राष्ट्र के खिलाफ काम करना, ये भी एक बहुत गलत काम है। कोई भी रिलीजन आप देख लो, जी। आप हिंदुत्व देख लो, हिंदुइज्म देख लो, बुद्धिज्म देख लो, या फिर इस्लाम देख लो, कोई भी वतन या मुल्क के खिलाफ काम करना, ये भी गलत काम हो जाता है। जी। तो ये सब चीजों को ज्यादा फैलाए, ये रिक्वेस्ट है मुझे धर्मगुरुओं से। ये थे समीर वानखड़े जी, जो बता रहे थे कि इस तरीके से जो है हिंदुस्तान ने जो है अपना लोहा मनवाया है और हवालगी अंजाम पजीर हुई है तहवर हुसैन राना की, और जो टेररिज्म के खिलाफ जो है एजेंसीज के साथ जो है मुस्लिम कौम को भी आगे आकर काम करना चाहिए। और उन्होंने उलमाए कराम से अपील की है कि वो नौजवानों को सही कुरान बताए, उसका मफहूम बताए, हदीस जो है वो सही तरीके से पेश करे, ताकि नौजवान गलत रास्ते से बचे। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।